गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने आई टू वी और वी टू आई कन्वर्टर देखा था। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत पड़ेगी वो है डिफरेंस एम्पलीफायर और बफर एम्पलीफायर। इन दो चीज़ों को पहले जानना होगा। डिफरेंस एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर इससे पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और बफर एम्पलीफायर अभी हम लोग बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से बफर एम्पलीफायर बनता है और उसकी स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग, आप लोगों को ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंस एम्पलीफायर। तो सबसे पहले अब हम लोग पहले इसे देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं। ठीक, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है या डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट है। इसमें आप देख रहे हो व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंस एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओनली रीजन बिहाइंड is that input is provided on both inverting and non-inverting terminal, and only one input is provided at inverting terminal and one input is provided at non-inverting terminal. तो इस तरीके से हम इसे कहेंगे कि एक डिफरेंस एम्पलीफायर है। ठीक है, हम लोग इसके एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करते टाइम देखिए, बार बार अगर आप बीच बीच में इन करोगे ना मीटिंग में तो चलिए, अच्छा एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करते टाइम हमें ये देखना होगा कि एनालिसिस शुरू करते टाइम हमें ये देखना होगा कि सबसे पहला स्टेप वन हम लगाते हैं। तो स्टेप वन में क्या होता है? स्टेप वन में होता है ओप एम्प आइडियल होता है, और ओप एम्प आइडियल होने के नाते जो V प्लस की वैल्यू होती है वही इक्वल होती है किसके? दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू V माइनस, means V plus is equal to V minus. V plus means this is here, this is V plus has been shown here as VA and here it is V minus. And second thing, यहाँ से कोई भी करंट इन नहीं करती है, मीन्स इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कोई भी करंट इन नहीं करती है। ठीक, तो हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो कर सकते हैं, we may say that second point is that no current will enter, means I minus will be equal to I plus. Okay, so I minus will be equal to I plus. ठीक, स्टेप टू में क्या होता है? स्टेप टू में आप ये कहोगे, स्टेप टू में हम लोग V प्लस और V माइनस की वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करते हैं, दैट व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ V प्लस एंड V माइनस, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ V प्लस एंड V माइनस। ओके, V प्लस और V माइनस की वैल्यू क्या होगी? तो V प्लस और V माइनस की वैल्यू क्या होगी अगर हमें इस चीज़ को देखना है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर हम अगर ये V प्लस और V माइनस की वैल्यू को पता करेंगे, ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, और ये एक रेजिस्टेंस है R2 है और R4 है, ठीक है ना। आप V2 यहाँ पर लगा हुआ है, कोई भी करंट इन नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली R4 divided by, here will be R2 plus R4. Okay, and this V plus will be value will be equal to V minus. Okay, so यही जो V plus की वैल्यू होगी, यही वैल्यू V plus की V minus के इक्वल होगी। ठीक,
अब स्टेप 3 हम लगाएंगे। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। कौन से पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। मींस हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे, यहाँ पर जो करंट होगी I1 और यहाँ से इनकमिंग करंट होगी और IF आउटगोइंग करंट होगी। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट V माइनस, वी विल से दैट हियर I1 is equal to IF। I1 की वैल्यू आपके IF के इक्वल होगी। I1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, I1 की वैल्यू को आप कहोगे दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू V1 माइनस V प्लस या V माइनस डिवाइडेड बाई हाउ मच, R1 सिमिलरली इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा V माइनस माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई R3। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो V1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू V माइनस डिवाइडेड बाई R3 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई R3। ओके, सो अब आप V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V आउटपुट इज इक्वल्स टू लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया, इन सबको मैं इधर ला रहा हूँ और V आउटपुट को मैं इधर ला रहा हूँ और इन सबको इधर ले जा रहा हूँ। मतलब V आउटपुट को मैं LHS पर ले आ रहा हूँ और बाकी सबको मैं RHS पे ले जा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे, ये इधर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा R3 इंटू V माइनस डिवाइडेड बाई R3 माइनस, बिकॉज ये आपका यहाँ पर आ गया, बाकी सब इधर चला गया है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस V माइनस डिवाइडेड बाई R1। ओके, फिर माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1। ओके, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट करेगा, V आउटपुट इज इक्वल टू R3 आप चाहो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या V माइनस आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया, V माइनस कॉमन ले लिया सर। हाँ सर R3 का मल्टीप्लिकेशन तो V1 अपान R1 में भी होगा ना। हाँ, यहाँ पर R3 रहेगा। ओके, यहाँ पर R3 भी रहेगा। ओके ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V माइनस R1 प्लस R3 बाई R1। ओके, फिर माइनस क्या आ जाएगा, R3 बाई R1 इंटू V1। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब हमें V माइनस की वैल्यू ऑलरेडी पता है। V माइनस की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, यहाँ पर अगर हम V आउटपुट इज इक्वल्स टू लिखेंगे, V आउटपुट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, V माइनस की वैल्यू हमने पहले से ही क्या कैलकुलेट कर रखी है, हमारे पास V माइनस की वैल्यू है V2 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4। ओके, और क्या है यहाँ पर 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1। ओके, माइनस 3 डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1। ओके, तो अब अगर हम इस सर्किट को देखें यहाँ पर, ठीक है,
ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, देखिए R4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है ना। और इसे हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये इस तरीके से था, और फिर R3 बाई R1 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, हम ये मानते हैं कि ये जो भी एम्पलीफायर है वो कैसा है, दैट इज अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड एम्पलीफायर, ठीक। बैलेंस्ड एम्पलीफायर में क्या होगा, बैलेंस्ड एम्पलीफायर के केस में क्या होता है, बैलेंस्ड एम्पलीफायर के केस में कि जो रेशियो ऑफ ब्रांचेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। रेशियो ऑफ ब्रांचेज मींस फीडबैक का जो रेशियो होगा मींस R3 बाई R1 ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, R3 बाई R1 इक्वल होगा R4 बाई R2 के, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। हम R2 कॉमन लेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, ठीक। R2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू V2 इंटू R4 बाई R2, ठीक है ना। आपने R2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, सो दिस विल रिजल्ट 1 प्लस R4 बाई R2, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस R3 बाई R1 ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस R3 बाई R1 इंटू V1। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये कंडीशन है, तो R3 बाई R1 R4 बाई R2 सेम होगा, R3 बाई R1 और R4 बाई R2 सेम होगा, मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल होगा अगर ये बैलेंस्ड एम्पलीफायर है। और R2 बाई R4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, R3 बाई R1 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि बैलेंस्ड एम्पलीफायर के केस में ये जो आउटपुट आएगा दिस विल बी V2 माइनस V1 इंटू क्या हो जाएगा R3 बाई R1, या तो आप R3 बाई R1 लिख सकते हो, या तो फिर आप उसके अलावा लिख सकते हैं कि R2 बाई R4, ठीक है। तो ये है डिफरेंस एम्पलीफायर का डेरिवेशन। दो तरीके से ये होता है, एक होता है बैलेंस्ड की कंडीशन में और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड की कंडीशन में, ठीक। तो डिफरेंस एम्पलीफायर का यूज कहां पर कर सकते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर का यूज हम उस जगह पे कर सकते हैं जहां पर कि हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, और सिग्नल को एम्पलीफिकेशन के समय हमें ये देखना हो कि जो डिफरेंस ऑफ सिग्नल हो वो एम्पलीफाई हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो गेन है वो कौन सा है, गेन अगर आप देखोगे तो ये गेन पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे जो आया है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल का वोल्टेज इनटू जो भी गेन होगा फीडबैक पाथ बाई इनपुट पॉइंट, या फिर R3 बाई R1 कर दीजिए या फिर R4 बाई R2 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस एम्पलीफायर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो होता क्या है, नॉर्मली हम ये डिफरेंस एम्पलीफायर कहाँ लगाना चाहेंगे, ऑब्वियसली हम किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लगाना चाहेंगे, ठीक। तो डिफरेंस सिग्नल कहीं पर भी रहेगा, मतलब अगर हमें दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना है तो हम वहां पर लगाना चाहेंगे, ओके। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के केस में क्या होता है, आखिरकार आप एम्पलीफाई किसको करना चाहोगे। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर मींस अ काइंड ऑफ डिवाइस व्हिच विल कन्वर्ट वन काइंड ऑफ एनर्जी टू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे आपका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है थर्मिस्टर, या फिर टेम्परेचर डिटेक्टर का रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कि टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक। तो कितना वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, अगर हम वेरी करते हैं रेजिस्टेंस को, तो जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है,
ठीक, लेकिन उस बहुत स्मॉल वेरिएशन को हमें किस तरीके से दिखाना होता सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। आपके साइड से नेटवर्क की दिक्कत है भाई। ठीक, सभी को आ रही है वॉइस? आने लगी सर। अब आ रही अभी आने है लगी। सर, वॉइस आ रही है। अच्छा अच्छा, इससे पहले नहीं आ रही थी क्या? बीच में रुक जा रही थी आवाज थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए सेंसर जो है ना, यहाँ पर सेंसर से आपका जो भी सिग्नल है वो कहाँ आएगा? सेंसर से सिग्नल आएगा ट्रांसड्यूसर तक। ठीक, ट्रांसड्यूसर फिर वो एक तरीके से आउटपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके, क्योंकि आप इस बात को समझिए, ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा सा। क्या क्या होता है, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ोगे ना, तो कोई भी जैसे सिग्नल होगा तो वो कैसे लगा रहेगा, एक तरीके से ब्रिज एम्पलीफायर ऐसे लगा रहेगा। ब्रिज एम्पलीफायर में क्या हुआ कि ब्रिज एम्पलीफायर में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिया, रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है ना, आपने इसे कहा कि ये वी इनपुट है, ठीक, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया, ठीक। अब ये सेंसर का क्या होगा कि सेंसर के पैरामीटर चेंज होंगे, ठीक, सेंसर के पैरामीटर चेंज होंगे तो ब्रिज का अपने आप नॉर्मली अगर बैलेंस रहेगा तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर बहुत स्मॉल वोल्टेज आएगा, ठीक। अब आप उस स्मॉल वोल्टेज को क्या करोगे, एक सेम पाथ से, एक ऑलमोस्ट सेम पाथ से आप ले जाकर के कहीं पर फीड करोगे, ठीक। तो सेम पाथ से ले जाके फीड करोगे मतलब थोड़ा बहुत वायर तो यूज करोगे ही, थोड़ा बहुत वायर यूज करोगे। इसका मतलब ये है कि आप इसे डायरेक्टली एम्पलीफायर को भी दे सकते हैं, ओपैम्प को दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ओपैम्प को देने में ये प्रॉब्लम है कि उसका गेन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बताया था कि ओपन लूप एम्पलीफायर में ये समस्या आती है कि उसका गेन हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, अगर डिफरेंस, तो हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंस एम्पलीफायर को दे दें, ठीक। तो डिफरेंस एम्पलीफायर को देने में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो सिग्नल होता है, जो यहाँ पर सेंसर से सर वॉइस नहीं आ रही है। सेम पाथ से जा रहा है, ठीक, तो जो भी वोल्टेज ऐड होगा वो सेम वोल्टेज ऐड होगा, ठीक। इसका मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ पर लगेगा या यहाँ पर लगेगा, जो नॉइज वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, सेम होगा, ओके। तो सेम वोल्टेज आएगा। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं डिफरेंस एम्पलीफायर वाले में, ठीक, डिफरेंस एम्पलीफायर में दो चीजें होती है, ठीक, डिफरेंस एम्पलीफायर में दो चीजें होती है, कौन कौन सी? देखिए दो तरीके का गेन होता है आपके डिफरेंस एम्पलीफायर में। क्या होता है आपका, जब भी वी आउटपुट होता है वो वी आउटपुट दो तरीके से डिपेंड करता है। क्या होता है, एक होता है ए डी इंटू वी डी प्लस ए सी एम इंटू वी सी एम। एडी क्या होता है, एडी इज कॉल्ड डिफरेंशियल मोड गेन। वीडी क्या होता है, वीडी होता है डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। एसीएम क्या होता है, कॉमन मोड गेन, और वीसीएम क्या होता है, कॉमन मोड सिग्नल, ठीक। मींस किसी भी एम्पलीफायर में दो तरीके का एम्पलीफिकेशन गेन होता है, एक होता है डिफरेंशियल मोड गेन और एक होता है कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपने अक्सर पढ़ा होगा, सीएमआरआर। सीएमआरआर क्या होता है, सीएमआरआर होता है कितना ज्यादा कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्ट हो रहा है। सीएमआरआर मतलब एडी अपॉन एसीएम, एडी अपॉन एसीएम। एडी अपॉन एसीएम का मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। तो नॉर्मली जब भी हम लोग सीएमआरआर स्टडी करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सीएमआरआर बहुत हाई हो। बहुत हाई होने का मतलब ये है कि एडी की वैल्यू तो बहुत हाई हो, ठीक है ना, लेकिन एसी की वैल्यू, क्या शेयर नहीं हो रहा है क्या, स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर।
ओके यस सर, विजिबल है स्क्रीन। ओके। और एसीएम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए। मतलब जो कॉमन मोड सिग्नल आए वो कॉमन मोड सिग्नल ऑलमोस्ट रिजेक्ट होना चाहिए। कॉमन मोड सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल जिसमें कि जो कि सेम है दोनों पर, ठीक। तो अब अगर हम लोग ने यहाँ पर V1 और V2 लिखा हुआ था तो हम लोग ये लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे VCM प्लस VCM माइनस VD बाई 2, ठीक है। और अगर V2 इज इक्वल्स टू हमने लिखा V2 इज इक्वल्स टू लिखा VCM माइनस VD बाई 2, ठीक। VCM बाई VD बाई 2 और VCM माइनस VD बाई 2। तो अब आप देखिए V1 और V2, V1 कौन सा वाला सिग्नल है? V1 इन्वर्टिंग वाला सिग्नल है कि नॉन इन्वर्टिंग वाला सिग्नल है? V1 आपका इन्वर्टिंग वाला सिग्नल है और V2 कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग वाला सिग्नल है। अच्छा, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर, अगर हम आइडियल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू यूज आइडियल एम्पलीफायर, तो आइडियल एम्पलीफायर के केस में क्या होगा? आइडियल एम्पलीफायर के केस में आप ये देखोगे कि आइडियल एम्पलीफायर के केस में ये होता है V2 माइनस V1 R3 बाई R1, मींस बैलेंस्ड है कंप्लीटली, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी V2 की वैल्यू क्या है? विजुअल नहीं हो रहा है सर। हाँ सर स्क्रीन विजुअल नहीं हो रहा है। यूज स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, लिखिए। अब है विजिबल? यस सर। नोट पे वन नोट दिख रहा है? नहीं सर। नो सर, नहीं दिख रहा सर, ब्लैक आ रहा है। नहीं दिख रहा। हाँ सर दिख रहा है अभी। अब दिख हाँ रहा आप है। दिख रहे हैं। ओके सर। यस सर। यस सर। जैसे क्या होता है कि आप लोग में से कोई उसमें स्क्रीन शेयर करने लगता है बीच में, तो फिर वो समस्या आती है। आप लोग जो भी अगर मोबाइल से कनेक्टेड है या लैपटॉप से कनेक्टेड है तो बीच में स्क्रीन शेयर मत किया कीजिए, ठीक है। उसमें आता है जब आप ज्वाइन करने लगते हो तो कुछ लोग स्क्रीन शेयर करने लगते हैं, ठीक है। ओके, तो कहां से था? मतलब ये आपको इससे पहले वाला क्लियर था ना, V2 और V1, ठीक है ना। तो V2 इज इक्वल्स टू, बताइए क्या है? V2 इज इक्वल्स टू क्या है? V2 इज इक्वल्स टू होगा VCM प्लस VD बाई 2। V2 कौन सा सिग्नल है? V2 आपका नॉन इन्वर्टिंग वाला सिग्नल है। और V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? VCM माइनस VD बाई VCM माइनस VD बाई 2। तो आप इस चीज को देखिए, ठीक है। VCM कॉमन मोड सिग्नल है, तो यही जो मैं कह रहा था ना, नॉइज होगी, तो नॉइज जो होगी वो कॉमन नेचर की होगी। ऐसा सिग्नल जो दोनों पे सेम आएगा वो VCM होगा, ठीक। और वही VCM एम्पलीफाई होगा किससे? ACM से। और VD क्या होगा? डिफरेंशियल सिग्नल होगा, ठीक। तो V आउटपुट जब आप यहाँ पर बैलेंस्ड के केस में V2 बाई V1 लगाओगे, तो बैलेंस्ड के केस में V2 बाई V2 माइनस V1 लगाओगे, V2 माइनस V1 जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे VCM कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? VD इंटू R3 बाई R1। मीन्स आप यहाँ पर ये देखोगे कि V आउटपुट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि डिफरेंशियल सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक। लेकिन इसके लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। बड़ी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई ये रेजिस्टेंसेस के रेशियो सेम होने चाहिए। रेजिस्टेंसेस के रेशियो मींस R3 बाई R1 और R2 बाई R1 दोनों के दोनों किस कंडीशन में होने चाहिए? बैलेंस्ड होने ही चाहिए, ठीक है। तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल, हमने मान लिया कि ओप एम्प आइडियल है, तब जाकर के भी रेजिस्टेंसेस के रेशियो सेम होने चाहिए। अगर रेजिस्टेंसेस के रेशियो सेम नहीं होंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक। अब हम क्या करें? अगर हमने मान लिया यहां पर कि कुछ हम लोग थोड़ा सा हमने यहां पर क्या मान लिया? हमने मान लिया कि कुछ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत स्मॉल डिफरेंस आ गया, ठीक। बहुत स्मॉल डिफरेंस मतलब कितना देखते हैं, ठीक। बहुत स्मॉल डिफरेंस मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, R1 की वैल्यू को आपने ले लिया 1 किलो ओम,
ठीक है ना। और R2 की भी वैल्यू 1 किलो ओम है, ठीक है। R3 की वैल्यू को आपने ले लिया 10 किलो ओम, लेकिन R4 की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया 10.1, और इतना पॉसिबल है, ठीक, 10.1 किलो। कितना आएगा? इक्वेशन में लगाएंगे, आप इस वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन में पुट करिए यहां पर, ठीक है। आप इन वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन में पुट करिए और देखिए V2 और V1 के टर्म्स में क्या वैल्यू आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि V2 को आपने क्या चूज किया हुआ है, V2 को आपने चूज किया हुआ है VCM प्लस VD बाई 2, ठीक है। आपने यहां पर R4 की वैल्यू को क्या चूज किया हुआ है 10.1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4 आपने क्या चूज किया 11, ओके, इंटू 1 प्लस R3 बाई R1, बताइए क्या आ जाएगा, R3 बाई R1 विल बिकम 10, ओके, माइनस 10 V1 की जगह बताइए आप क्या पुट करेंगे, V1 की जगह आप पुट करेंगे VCM माइनस VD बाई 2, ठीक है, VCM माइनस VD बाई 2। तो जरा अब आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए यहां पर क्या आ रहा है, दिस विल गेट कैंसल्ड, ओके, दिस होल थिंग विल गेट कैंसल्ड, ठीक। यहां पर क्या आ जाएगा बताइए VCM, ठीक, सब्सट्रैक्ट होगा, कितने से सब्सट्रैक्ट होगा 10.1 माइनस 10, मतलब यहां पर 0.1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और VD की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर प्लस VD की वैल्यू आ जाएगी, आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, आ जाएगी 10.05 VD, will become ACM, ओके, ACM, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए अगर मैं आपको कहूं कि सर आप ये बताइए कि VD की वैल्यू 10 मिली वोल्ट थी, मतलब आपने 10 मिली वोल्ट का सिग्नल दिया, ठीक है, और आपने कहा कि R3 बाई R2, सॉरी R3 बाई R1, R3 बाई R1 की जो वैल्यू थी, R3 बाई R1 की वैल्यू आपने कहा 10 है। तो अगर सब कुछ आइडियल था, मींस सब कुछ बैलेंस था, तो उस केस में भी आउटपुट क्या आता, उस केस में आपका भी आउटपुट आता 10 इंटू 10 मीन्स आप कहते 100 मिली वोल्ट, आता कि नहीं आता, ठीक है। लेकिन इस केस में आउटपुट क्या आएगा, अब इस केस में हमने कहा कि VCM, अगर आपने मैंने ये कह दिया कि VCM ऐसा है कि VCM की वैल्यू 1 वोल्ट, VCM कितना है 1 वोल्ट है, और VD की वैल्यू ऑलरेडी उतनी ही है। तो अब आप इस केस में जब लगाओगे तो इस केस में आपको V आउटपुट कितना मिलेगा, इस केस में आपको V आउटपुट जो है वो V आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स दिस विल बिकम अगेन 1 इंटू 0.1 हो जाएगा, फिर प्लस इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स दिस विल बिकम 0.1005। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.2005 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ये समझने की बात है कि अगर बैलेंसिंग नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, और अगर कॉमन मोड सिग्नल देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेंसर से जो सिग्नल आता है वो बहुत स्मॉल होता है, मींस वो मिली वोल्ट में होता है, और हो सकता है नॉइज के साथ नाते सिग्नल दोनों पर कॉमन आए, और 1 वोल्ट का भी अगर सिग्नल अगर नॉइज के नाते आ गया तो उस केस में आपका आउटपुट ड्रास्टिकली चेंज हो गया। जो हमें 10 मिली वोल्ट मिलना चाहिए था वो 200.5 मिली वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस एम्पलीफायर ऐसे केसेस में जब ट्रांसड्यूसर या सेंसर से हम डेटा लेते हैं जहां पर कि जो वैल्यू मिलती है, जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है बहुत स्मॉल मिलता है, ठीक है, और नॉइजेस बहुत ज्यादा हो सकती है, मींस कॉमन मोड सिग्नल बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में CMRR हाई होने के बावजूद डिफरेंस एम्पलीफायर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। ओके, तब उसके बाद हमें ये समझ में आया कि अच्छा हमें डिफरेंस एम्पलीफायर के अलावा कुछ और देखना चाहिए, ठीक। तो डिफरेंस एम्पलीफायर के अलावा, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक, तो हमें हाँ, कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो डिफरेंस एम्पलीफायर के अलावा देखिए, अगर कहीं आपको वॉइस में दिक्कत आए तो आप तुरंत बताइएगा, ठीक है। ओके सर। और अदरवाइज आपका ये पूरा लेक्चर फिर यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, ठीक। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस एम्पलीफायर के बजाय हमने ये कहा कि सर अब हम कुछ और देखते हैं किस तरीके से हम इसको ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ठीक। तो ज़्यादा बेटर करने के लिए, हालांकि कॉमन मोड CMRR अच्छा ही था, लेकिन तब भी हम ऐसे केसेस में जहां पर कि हमें ट्रांसड्यूसर से सिग्नल लेना है और नॉइजेस के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर हम इसका यूज करते ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आउटपुट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक, ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है, या फिर तो इस तरीके से तो हम नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा अच्छा सर एक और बात यह है कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है ना वो इसका वैरी कर रहा है। इनपुट रेजिस्टेंस मतलब तो हम क्या करें कि इनपुट रेजिस्टेंस फिक्स भी है, R1 है, R2 है, तो इसलिए भी दिक्कत हो सकती है। तो हमें इनपुट रेजिस्टेंस क्या चाहिए, हमें इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस देखिए आप कैसे अचीव करते हो, तो उसका तरीका क्या है। तो अगर आप को याद हो, लेट मी, अगर आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर याद हो, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर आपको याद है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है भाई, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, और यहाँ पर आपका V इनपुट लगता है, ठीक। यहाँ पर आपका ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है, और ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, दिस वन इज फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ पर हम V आउटपुट लेते हैं, ठीक। ये क्या होता है, दिस इज ग्राउंडेड, ठीक। आप इसे क्या कहते हो, RF कहते हो, और इसे क्या कहते हो, R इनपुट कहते हो, ठीक। अब आप जानते हो सब कुछ ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड है। यहाँ पर V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, V आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है 1 + RF बाई R इनपुट इंटू V इन, यही होता है ना। सभी लोग इस चीज से सहमत हैं, ठीक है। यस सर। ये कौन सा है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। कैसे पहचाने, क्योंकि एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपका इनपुट लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, बफर एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, बफर एम्पलीफायर मतलब वो एम्पलीफायर जिसमें कि बफर एम्पलीफायर मतलब वो एम्पलीफायर जिसका गेन क्या होगा, जिसका गेन होगा, दिस बफर एम्पलीफायर इज आल्सो कॉल्ड यूनिट गेन एम्पलीफायर। यूनिट गेन एम्पलीफायर मतलब यूनिट गेन मतलब इसका गेन क्या होता है, इसका गेन होगा, गेन विल बी इक्वल टू 1, ठीक। गेन आपका 1 होगा। इसका मतलब ये है, अच्छा सर तो आपने नॉन इन्वर्टिंग वाला ही क्यों चूज किया इसको बनाने के लिए, आपने इन्वर्टिंग वाला क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि भैया हमें गेन -1 नहीं अचीव करना था,
हमें गेन प्लस में 1 अचीव करना था। अगर मैं इन्वर्टिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन चूज करता तो उसमें गेन हमेशा हमेशा किस में आता, माइनस में आता। तो इसलिए मैं इन्वर्टिंग नहीं चूज करूंगा, मैं कौन सा चूज करूंगा, नॉन इन्वर्टिंग वाला चूज करूंगा। और नॉन इन्वर्टिंग वाले में अगर मुझे गेन को 1 करना है तो इसका मतलब सर ये RF बाई R इनपुट आप यहां से हटा दीजिए। तो किसी भी टर्म को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, किसी भी टर्म को एलिमिनेट करने का तरीका सर ये है कि RF की वैल्यू को आप क्या सेट कर दीजिए, बताइए, 0 सेट कर दीजिए। 0। लेकिन क्या परफेक्ट शॉर्ट सर्किट आप अचीव कर सकते हैं? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जीरो रेजिस्टेंस का कोई पाथ बना पाइए। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, आप इसको क्या सेट कर दीजिए, आप इसको इनफाइनाइट सेट कर दीजिए। मतलब आप इसे किससे रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से, और आप इसे किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से। समझ में आई बात, बोलिए भाई, ठीक। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें बफर एम्पलीफायर बनाना होगा तो इसका मतलब ये यहाँ पर आपका क्या लगेगा, यहाँ पर आपका इनपुट वोल्टेज लगेगा, ठीक। और ये किससे रिप्लेस होगा, सॉरी सेकेंड, ये किससे रिप्लेस होगा, यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये डायरेक्ट फीडबैक पाथ में चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। इस केस में आपका वी आउटपुट क्या मिलेगा, आपको वी इनपुट के इक्वल मिलेगा, ओके। वी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वी इनपुट के इक्वल मिलेगा, ठीक। तो इस केस में आपका जो भी इनपुट सिग्नल आएगा वो क्या रहेगा, वो प्रिजर्व रहेगा आउटपुट पर, ठीक। उस पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। तो बफर एम्पलीफायर सभी को क्लियर हो गया, क्यों बफर एम्पलीफायर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से बनाते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या सोचा गया, यहाँ पर ये सोचा गया कि अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक बफर एम्पलीफायर लगा देते हैं। मीन्स इसके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक एक बफर एम्पलीफायर लगा देते हैं। बफर एम्पलीफायर मीन्स कि हम क्या करेंगे, ये बफर एम्पलीफायर से एक फायदा ये मिलेगा कि इनपुट प्रिजर्व रहेगा। जैसे यहाँ पर जो भी आपका वोल्टेज आएगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V1 है, ठीक। और दूसरा यहाँ पर वोल्टेज क्या है, दूसरा यहाँ पर सॉरी नेगेटिव है ये, और ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, V2 है, ओके, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें कई चीजें हुई। सबसे पहली चीज ये हुई कि सर रेजिस्टेंसेस का रेशियो कैसे मैनेज किया जाए। तो रेजिस्टेंसेस को रेशियो को मैनेज करने के लिए आप आईसीटी पढ़ रहे होगा, और आईसीटी में आपने ये देखा होगा कि आईसी का फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है। आईसी के फैब्रिकेशन में आप आगे ये भी देखोगे कि कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर ये सारी चीजें आप किसी भी आईसी पे फैब्रिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब कोई भी चीज आईसी पे फैब्रिकेट होगी तो नॉर्मली एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंस एम्पलीफायर की ही एक आईसी बना दी। एक आईसी बनाने के साथ साथ हमने इस पूरे के पूरे को हमने एक आईसी में इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक। एक आईसी में इनकैप्सुलेट करने के साथ साथ उस आईसी में ये कोशिश की गई, मोनोलिथिक आईसी में कोशिश की गई कि ये जो रेशियो रहे वो मैक्सिमम मैच्ड रहे, ठीक। आईसी में इसको एम्बेडेड करने के साथ साथ हमने ये तो अचीव कर लिया कि रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम ये थी कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई चाहिए था, क्योंकि इस ब्रांच पे जो इनपुट रेजिस्टेंस मिल रहा था वो इनपुट रेजिस्टेंस इस ब्रांच पे R1 मिल रहा था, और इस ब्रांच पे जो इनपुट रेजिस्टेंस मिल रहा था वो R2 प्लस R4 मिल रहा था। नॉइज का इफेक्ट सबसे कम हो, मतलब VCM की वैल्यू बहुत कम हो, इसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं सर कि यहाँ पर हम बफर एम्पलीफायर यूज कर लेते हैं। जब हम बफर एम्पलीफायर यूज कर लेंगे तो उस केस में आपका इनपुट रेजिस्टेंस बफर एम्पलीफायर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि कोई इनपुट रेजिस्टेंस प्रेजेंट ही नहीं होता, ओपन सर्किट हो जाता है R इनपुट, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे भी टर्मिनल पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है।
तो इस केस में हमने दोनों चीजें अचीव कर ली। इस केस में डिफरेंस एम्पलीफायर में एक तो हमने मोनोलिथिक आईसी में इस पूरे के पूरे पैकेज को डाल दिया, तो उससे हमने एक आईसी बना ली डिफरेंस एम्पलीफायर की, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, और दूसरा उसके आगे हमने क्या कर लिया, बफर एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो बफर एम्पलीफायर से हमें इनपुट रेजिस्टेंस भी हाई मिल गया और गेन भी, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर से हमें, लेकिन और डिफरेंशियल एम्पलीफायर से हमें जो है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस भी सेम रहेंगे। लेकिन अब ये समझने वाली बात ये है कि अगर आईसी एक बार फैब्रिकेट हो जाएगी और उसमें रेजिस्टेंस ऑफ रेशियो सेम फिक्स हो जाएंगे, तो उस केस में अब हम गेन चेंज नहीं कर सकते हैं। आईसी के अंदर जाके हम फैब्रिकेशन प्रोसेस में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते। ये बात आ रही होगी समझ, ठीक। तो इसका मतलब ये है, और बफर एम्पलीफायर में भी हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो बफर एम्पलीफायर में भी हम ये नहीं कर सकते हैं और यहां पर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई सामने, क्या आ गई कि गेन अब फिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें गेन तो वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो हम सेंसर यूज कर रहे हो वो बहुत कम वोल्टेज दे रहा हो, तो उस केस में हमें गेन ज्यादा चाहिए होगा, ठीक। या गेन तो हमें अपने कंट्रोल में चाहिए ही चाहिए, बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर गेन तो हमें अपने कंट्रोल में चाहिए, ठीक। तो इसका सलूशन ये निकाला गया कि ऐसा करते हैं हम लोग कि ये जो बफर एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, ठीक, बफर एम्पलीफायर की जगह हम क्या यूज करें, बफर एम्पलीफायर की जगह हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करें, ठीक। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखिए कैसे यूज करेंगे, अब इसको देखते हैं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करने का क्या तरीका होगा, ठीक। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए फिर से वही हमें एम्पलीफायर तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक। तो हमने दो ऑप एम्प ऑलरेडी फिर कनेक्ट किए यहाँ पर, ऊपर यहाँ प्लस कर दिया, नीचे यहाँ माइनस कर दिया, ठीक? तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से V1 अप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक रेजिस्टेंस इस तरीके से आता है और एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। क्यों, वैसे ही दूसरा यहाँ पर इस तरीके से जाता है, क्या कि एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जाएगा, ठीक? और दूसरा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो इस केस में अब हमें क्या होगा कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के जरिए हम एक्सटर्नल गेन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो दो दो ग्राउंड क्यों बनाएंगे, इन दोनों ग्राउंड को हम क्या आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस सर्किट को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखिए ठीक है ना। अभी तक इस सर्किट को मैं फिर से मॉडिफाई करने जा रहा हूं, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे इस चीज को देखिए, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया, ठीक। और ये जो ग्राउंड वाला था ना, ग्राउंड वाले को भी मैं ऐसे यहीं से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक ग्राउंड बना दूंगा, कॉमन ग्राउंड, ठीक। ये कॉमन ग्राउंड बना दिया, ठीक है। और ये और ये, तो अभी भी देखिए वही सर्किट है, ये भी RF है, फीडबैक रेजिस्टेंस अभी भी कनेक्टेड है, इनपुट रेजिस्टेंस अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं किया, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया इसको चेंज कर दिया, ठीक। फिर से अब मैं ऐसा ही दूसरे सर्किट के साथ भी कर रहा हूँ, ठीक। दूसरे सर्किट के साथ ऐसा करने का मतलब ये है कि देखिए फिर से ये RF, ये R इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर RF आ जाएगा, RF जो आएगा उसके लिए मैं यहाँ फीडबैक लगा दूंगा और R इनपुट को मैं फिर इस तरीके से ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा, ठीक।
तो इस तरीके से जो हमारे पास एम्पलीफायर बना, उसमें क्या है, यहाँ पर देखिए एक ग्राउंड है, यहाँ से पहले वाले का इनपुट रेजिस्टेंस है, ये दूसरे वाले का इनपुट रेजिस्टेंस है, ये दूसरे वाले एम्पलीफायर का फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये पहले वाले एम्पलीफायर का फीडबैक रेजिस्टेंस है। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो फिर अब ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों ही रेजिस्टेंसेस को हम मर्ज कर देते हैं, और इन दोनों रेजिस्टेंस को मर्ज करके हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए महसूस हुई क्योंकि बार बार इनपुट रेजिस्टेंस तो इसी से डिफाइन होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस से डिफाइन होता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है। अगर अलग अलग रहेगा तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो अलग अलग तो रहेगा नहीं, तो इनपुट रेजिस्टेंस एक ही करने के लिए हम लोग इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देंगे तो ये सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये देखिए बैलेंस्ड ऑलरेडी है, ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, इसे हम पूरा का पूरा अलग कर दे रहे हैं। ये किस में रहेगा आपको ऑलरेडी पता है कि एक आईसी में रहेगा। ठीक, थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे नोटेशन में, तो उसको लेकर के आप मत टेंशन लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये अलग है। ठीक, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R5 है और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R6 है। ठीक, और बीच में ये जो है रेजिस्टेंस, ये जो है ये क्या है, गेन। ठीक, ओके, पॉजिटिव वाले से क्या कनेक्टेड है आपका V2 और निगेटिव वाले से क्या कनेक्टेड है V1। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, यही फाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। यहाँ पर मैंने माना यहाँ पर V1 डैश आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये V2 डैश आएगा। ठीक, ये जो है यहाँ पर ये V1 डैश आ रहा है वोल्टेज, और यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है, V2 डैश आ रहा है। ठीक, अगर यहाँ पर वोल्टेज आपका V1 डैश है और यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या है, V2 डैश है तो यहाँ पर अच्छा, अब हम लोग फिर से अब इसके ना, ये आगे का पूरा सर्किट किस में है, एक आईसी में, और इसका मैंने पूरा का पूरा स्टडी कर रखा है। इसका गेन क्या आएगा, अगर V1 डैश और V2 डैश हो गया तो आपको पता है कि यहाँ पर V आउटपुट बताइए क्या आएगा, V आउटपुट विल बी R3/R2, क्योंकि पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया कि फीडबैक गेन बाय इनपुट गेन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे R3/R1 भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि पुराने वाले में हमने R3/R1 लिया होगा। ठीक है, R3/R1, तो इनटू पॉजिटिव वाले पे कौन सा वोल्टेज लगा हुआ है, V2 डैश, V2 डैश माइनस V1 डैश, सॉरी V2 डैश माइनस V1 डैश। ओके, R3/R2 V2 डैश माइनस V1 डैश, इस आईसी का तो ये आएगा। अब आगे वाले सर्किट का देखते हैं, आगे वाले सर्किट का कैसे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर क्या है, V1 डैश है, यहाँ पर क्या है, V2 डैश है। ठीक, ओके, अब ये बताइए, ये दोनों ओपैम्प पे हमें एनालिसिस करनी है। ये ओपैम्प अगर आइडियल है, तो ये तो हम मान ही रहे हैं कि आइडियल है, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करेगा। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करने के लिए के नाते जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1। जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा कि नहीं, मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1। ओके, अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो करेगी क्या इस तरीके से, जी हाँ, अगर वोल्टेज डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगी। इसे मैंने क्या कह दिया, IG करंट फ्लो करेगी। कौन सी करंट फ्लो करेगी, IG। तो IG की वैल्यू जरा बताइए क्या होगी, IG की वैल्यू होगी, IG इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई RG, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई RG। ओके, अब ये बताइए, अगर ये आइडियल ओपैम्प है तो यहाँ पर कोई करंट इस रास्ते से जा रही होगी क्या, नहीं सर, कोई करंट नहीं जा रही होगी। इस रास्ते से भी कोई करंट जा रही होगी क्या, नहीं सर, कोई करंट नहीं जा रही होगी। मतलब IG करंट यहाँ भी फ्लो कर रही होगी और IG करंट यहाँ भी फ्लो कर रही होगी। फ्लो कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG
इंटू R5 प्लस RG प्लस R6, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये हो गया आपका V1 डैश माइनस V2 डैश, ठीक। अब अगर आप इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो, अगर आप इसमें IG की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, ठीक। अच्छा, एक और चीज है कि R5 और R6 की वैल्यू आप मान लो कि लगभग सेम है। अगर R5 और R6 की वैल्यू सेम हो जाएगी तो बताइए क्या हो जाएगा। दिस विल बी IG इंटू 2R5 प्लस RG, ठीक। अच्छा, IG की वैल्यू को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें तो IG की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। IG की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई RG, ठीक है। तो इसे मैं लिख रहा हूं अब IG की वैल्यू क्या है भाई, IG की वैल्यू है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई RG इंटू 2R5 प्लस RG। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि V1 डैश माइनस V2 डैश आ रहा है 1 प्लस 2R5 डिवाइडेड बाई RG इंटू V1 माइनस V2, ओके। ये आपका आ गया V1 डैश माइनस V2 डैश। अब अगर आप ओवरऑल V आउटपुट चाहोगे तो ओवरऑल V आउटपुट बताइए क्या है। ओवरऑल V आउटपुट जो है आपका V आउटपुट इज इक्वल टू है, आप देखोगे जो भी ओपैम्प का गेन, जो भी इस डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन है, दैट इज R3 बाई R2। इस हो सकता है इससे पहले हमने कुछ और लिया हो, R3 बाई R2 इंटू 1 प्लस इंटू V2 डैश माइनस V1 डैश, ठीक है। अगर V2 डैश माइनस V1 डैश होगा तो दोनों साइड का ये चेंज हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। V2 डैश माइनस V1 डैश से भी इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स को आ जाएगा R3 बाई R2। हम इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे सिंपल ये समझिएगा कि जो डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन होगा इंटू 1 प्लस 2R5 डिवाइडेड बाई RG इंटू V2 माइनस V1, ठीक। तो ये जो है ये IC मोनोलिथिक IC से गेन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास ये 2R5 बाई RG के जरिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर होगा उसका गेन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। और R5 और RG की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हम हाई गेन भी अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर बफर एम्पलीफायर रिप्लेस किया, बफर एम्पलीफायर के बाद हमने नॉन वर्टिंग एम्पलीफायर रिप्लेस किया, फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो ग्राउंड आ रहा है उस और सेम रेजिस्टेंस आ रहा है तो सेम रेजिस्टेंस को हमने एक आर गेन रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। और फिर हमने जब यहाँ पर एनालिसिस लगाया तो हमने देखा कि जो सिंपल हमारे मेथड्स थे कि भाई वर्चुअल ग्राउंड के नाते यहाँ पर V1 आ गया, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के नाते यहाँ पर V2 आ गया, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के नाते यहाँ पर V1 आ गया, और कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रही थी। जो करंट यहाँ पर पहले फ्लो कर रही थी वही करंट इससे पहले भी फ्लो कर रही थी। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमने यूज करते हुए ये रिलेशनशिप टेस्ट किया और हमने ये देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर के केस में क्या हुआ, क्या हुआ। हेलो सर वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है सर। हो सकता है नेटवर्क थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा हो आपके साइड से, यहाँ पे तो नेटवर्क है, ठीक। 1 प्लस 2R5 बाई RG, ठीक। 2R5 चाहे ये वाला रेजिस्टेंस दे लीजिए या दूसरा वाला रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, 1 प्लस 2R5 बाई
RG होता है, ठीक है। अब इसके अलावा ठीक, तो गेन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर कैन बी वेरीड बाय जस्ट वेरिंग रेजिस्टेंस इन द इनपुट सर्किट, ठीक है। दूसरा चीज जो CMRR जो काफी लो हो गया था, हमने ये देखा डिफरेंस एम्पलीफायर के केस में वो बहुत हाई हो जाता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंसेस हमें मिलते हैं, ठीक। तो ये एडवांटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर का आप यूज कहाँ करते हो, आपको ऑलरेडी बताया कि डिफरेंट यूजेस हैं। कहीं पर भी जैसे थर्मोकपल हुआ, उसमें जहां पर आपको हाई CNR चाहिए, SNR चाहिए, ठीक है, या फिर जहां पर आपको RF केबल्स आप यूज कर रहे हो, या कहीं पर भी ऐसा जहां पर कि आप इसे बीट स्टोन ब्रिज या फिर किसी भी ट्रांसड्यूसर के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है ना, और जहां पर नॉइजेस की संभावना ज्यादा है, वहां पर आपको वेरी हाई CMRR ये प्रोवाइड करता है, ठीक। अब इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर नाम दिया गया, क्योंकि नॉर्मली इसका यूज कहां पर होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, ठीक है। अब आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो आप पुट इन कीजिए। कोई डाउट है किसी को?